एल्डरसन विनोद के दाहिने हाथ ने एक मोहर बनाई और उसने कुछ शब्द बोले। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गेट खुल गया। उसने अपनी दाढ़ी रगड़ी और कहा, आगे बढ़ो, अभी जाओ और जल्दी वापस आओ। सिद्धार्थ बिना कुछ कहे बगीचे से चला गया। उसकी लाल वर्दी ने मानद शिष्यों का बहुत ध्यान खींचा। उनके चेहरे ईर्ष्या से भरे हुए थे। हालांकि जब उन्होंने करीब से देखा और देखा कि इसे किसने पहना था, तो उनके भाव तुरंत अजीब हो गए और वे और भी ईर्ष्यालु हो गए। तो यह पता चला कि वह व्यक्ति जो आंतरिक शिष्य बन गया था, वह वही था। वह आत्महत्या करने की कोशिश करके मांद शिष्य बन गया। इस बार उसने कौन सा तरीका अपनाया होगा? क्या पूछने की जरूरत है? मैं कहता हूं कि उसने एल्डर का पक्ष पाने के लिए कुछ बुरे काम किए होंगे। इस तरह का व्यक्ति पूरी तरह से बेशर्म होता है। हाँ, बस उस बेवकूफ चेहरे को देखो। भले ही वह आंतरिक शिष्य बन गया हो, वह अभी भी सबसे नीचे रहेगा। साधना इतनी आसान कैसे हो सकती है? वह कचरा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आंतरिक शिष्य बन जाता है। हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। कचरा कचरा है और चाहे वे कहीं भी जाएं, उन्हें नीची नजर से देखा जाएगा। लानत है। मैं 4 साल से मांद शिष्य हूं और मैंने उसके जैसा बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा। बड़े ने उसे क्यों चुना? मैं हर तरह से उससे बेहतर हूं। तुम यहां सिर्फ 4 साल से हो, मैं यहां 12 साल से हूं, लेकिन मैंने अपने हुनर पर भरोसा किया। देखो वह कितना घमंडी है। हम भीतर के शिष्य लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं और तमाशा देखते हैं। ये सारे शब्द सिद्धार्थ ने सुने। उसने अपनी आंखों में ठंडी नजर से सभी को देखा। वह अभी इतना मजबूत नहीं था, लेकिन उसने भविष्य में बदला जरूर लेने की कसम खाई। थोड़ी देर बाद वह पूर्वी द्वार पर पहुंच गया। वह छोटी सड़क पर दौड़ता हुआ झरने तक पहुंच गया। उसने खुद को तरोताजा करने के लिए ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। फिर बैठकर सोचने से पहले कुछ घूंट लिए थे। ये छोटा सा कमीना, उसने कहा था कि वह एक लौकी खोजने जा रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह सच में यहां लौकी के तैरने का इंतजार कर रहा है। सिद्धार्थ के जाने के बाद एल्डरसन ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि क्या वह देख सकता है कि सिद्धार्थ ने वह लौकी कहां पाई थी। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ बैठकर साधना शुरू कर देगा। यहां आध्यात्मिक ऊर्जा उसके कमरे की तुलना में अधिक सघन थी, लेकिन जड़ी बूटी के बगीचे जितनी सघन नहीं थी। उसकी समझ के आधार पर यह ऊर्जा कंडेंसेशन बस इतना था कि किसी के शरीर में कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी, जबकि वह अभी एक बार में केवल थोड़ी सी ही अवशोषित कर सकता था। यह कुछ ऐसा था जिसे समय के साथ ठीक किया जा सकता था। सिद्धार्थ ने जो अनुमान लगाया वह सही था। ऊर्जा कंडेंसेशन भविष्य के लिए एक अच्छी नींव बनाने के लिए शरीर में प्रवेश करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा थी। सिद्धार्थ ने दोपहर तक सांस लेने की तकनीक जारी रखी, फिर उठकर खिंचाव किया। उसने अभी भी अपने शरीर पर चींटियों के रेंगने की अनुभूति महसूस नहीं की थी। वह झरने के पास खड़ा था और सोच रहा था कि एल्डरसन ने उसे बिना किसी कारण के बाहर जाने नहीं दिया होगा। एल्डरसन आसपास ही जासूसी कर रहे होंगे। उसने अपने पेट को छुआ और लापरवाही से संप्रदाय की ओर वापस चला गया। एल्डरसन गुस्से से भड़क गया। वह पूरी सुबह बेकार में इंतजार कर रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, कमीने, ये बूढ़ा आदमी तुम्हारा खेल खेलेगा। अगर तुम एक दिन में सफल नहीं हुए तो मैं 1 महीने इंतजार करूंगा। अगर 1 महीना काफी नहीं है तो मैं बस 1 साल इंतजार करूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे पास एक और लौकी नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद वह सिद्धार्थ से पहले जड़ी बूटी के बगीचे में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ लापरवाही से वापस अंदर चला गया। एल्डरसन विनोद ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और पूछा, शिष्य, क्या तुम्हें आज सुबह लौकी मिली? सिद्धार्थ ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। गुरु, शिष्य ने पूरे समय झरने पर इंतजार किया, लेकिन कोई लौकी नहीं मिली। मैं दोपहर में इंतजार करने जाऊंगा, शायद तब मैं भाग्यशाली हो जाऊं। एल्डरसन विनोद ने सोचा, तुमने आज पूरी सुबह ध्यान में अपनी आंखें बंद रखीं। अगर लौकी तैरती हुई भी होती तो तुम उसे नहीं देख पाते, लेकिन इसके बजाय उसने कहा, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, तुम पहले खाना खा लो, फिर दोपहर में जाकर देखो।
सिद्धार्थ ने आवाज के साथ जवाब दिया। वह अपने कमरे में चला गया और देखा कि वहां एक मेज पर खाना और सब्जियों के 4 व्यंजन और सूप भी था जो किसी को भी भूखा कर देगा। उसने यह नहीं पूछा कि खाना कौन लाया है, लेकिन जल्दी से कुछ खाया और अपने बिस्तर पर लेटने से पहले सारा सूप भी पी लिया। एल्डर सन विनोद का शरीर भूत जैसा दिखाई दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने सोचा, यह बूढ़ा आदमी संप्रदाय के नियमों का पालन करता है, इसलिए मैं तुम्हारे खाने में जहर नहीं डालूंगा, लेकिन मैं ऐसी दवाएं डाल सकता हूं जो तुम्हारे आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण में बाधा डालेंगी। तुम्हारी औसत क्षमता और मेरी दवाओं के साथ तुम कभी भी ऊर्जा कंडेंसेशन की तीसरी परत से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम हमेशा मेरे नियंत्रण में रहोगे। 1 घंटे के बाद सिद्धार्थ जाग गया। उसने अपने कपड़े ठीक किए और वापस झरने की ओर चला गया। फिर से साधना शुरू कर दी। वह उठने से पहले अंधेरा होने तक साधना करता रहा और बिना कुछ कहे पहाड़ के जंगल में चला गया। एल्डर सन विनोद, जो पास के एक पेड़ पर बैठे थे, चुपचाप सिद्धार्थ का पीछा करते रहे। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे पहाड़ में दाएं और बाएं मुड़े और रास्ते में बाएं और दाएं देखा। अचानक जब वह लौकी से भरी एक बेल के पास पहुंचा तो उसका चेहरा खुश हो गया। उसने एक छोटी लौकी चुनी जो अच्छी लग रही थी, फिर जल्दी से चला गया। उसके जाने के बाद एल्डर सन विनोद बहुत उलझन में था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा दिखता था, लौकी बहुत सामान्य दिख रही थी। उसने अपने साथ कुछ लौकी लीं और गायब हो गया। सिद्धार्थ ने पहाड़ी रास्ते पर चला गया और कुछ ही समय में संप्रदाय में वापस आ गया। उसने अन्य सभी शिष्यों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। जड़ी बूटी के बगीचे में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि एल्डर सन विनोद का उदास चेहरा उसे घूर रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत सम्मानपूर्वक लौकी को बुजुर्ग को सौंप दिया और कहा, गुरुजी, आज दोपहर मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। हालांकि मैं वसंत में कोई लौकी नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन मैं पहाड़ के चारों ओर घूमता रहा और मुझे बहुत सारी लौकी मिली। यह लौकी मेरे पास पहले वाली लौकी की तरह ही दिख रही थी। गुरुजी, यह कैसी है? एल्डर सन विनोद लगभग अपना आपा खो बैठा, लेकिन उसने इसे निगल लिया और मुश्किल से मुस्कुराने में कामयाब रहा। उसने लौकी ली और बिना देखे उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर सिद्धार्थ से कहा, मुझे जो लौकी चाहिए वह वही है जो पहले की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। मुझे कोई बेतरतीब लौकी क्यों चाहिए? वह अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सके, इसलिए उसने आखिरी कुछ शब्द चिल्लाकर कहे। उसने इस बच्चे का पीछा करते हुए पूरा दिन बर्बाद कर दिया और उसने उसे कुछ साधारण लौकी चुनने और परखने के लिए धोखा दिया। जब उसने उन लौकी के बारे में सोचा तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। वापस आते समय उसने लौकी को जिस तरह से भी देखा वे सामान्य दिख रही थीं। उसने उन्हें झरने के पानी से भरने के लिए खोखला भी कर दिया। उसे साथी शिष्य भाई ने देखा और उसका मजाक उड़ाया। सिद्धार्थ ने अपने दिल में उपहास किया, लेकिन बाहर से उसने एक मासूम चेहरा बनाया और कहा, मुझे नहीं पता कि आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है। मैंने अभी अभी तुम्हें यह कहते हुए सुना कि अगर मैं तुम्हें लौकी लाकर दूं तो तुम मुझे एक आत्मा पत्थर दोगे। क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है? एल्डर सन विनोद को चक्कर आ गया। उसने गंभीरता से सिद्धार्थ को लंबे समय तक देखा। उसे संदेह होने लगा कि लौकी सच में एकमात्र थी और इस मूर्ख बच्चे ने किस्मत से उसे उठा लिया था। थोड़ा सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ ने जो कहा था वह उचित था। ऊर्जा संक्षेपण की पहली परत तक पहुंचने के बाद ही कोई आसपास के वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का पता लगा पाएगा। इसके बारे में सोचने के बाद उसे अपने भोजन में नशीली दवा डालने का पछतावा हुआ। इस बच्चे की प्रतिभा पहले से ही खराब थी और अब दवा के साथ उसे ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत तक पहुंचने में कम से कम 30 से 50 साल लगेंगे। एल्डर सन विनोद ने आह भरी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने झिझकते हुए एक कम गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन निकाला और उसे सिद्धार्थ की ओर फेंक दिया। यह वादा किया गया कम गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन है। इसे साधना के लिए ले लो और जल्दी से ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत तक साधना करो। सिद्धार्थ ने जल्दी से इसे ले लिया और आभार व्यक्त करने के बाद अपने कमरे में वापस आ गया।
एल्डरसन विनोद वहां बहुत देर तक खड़ा रहा और फिर आह भरी और खुद से बुदबुदाया। यह देखने का एकमात्र तरीका है कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। आत्मा खोज एक सरल अमर तकनीक थी। जिस व्यक्ति पर इसका इस्तेमाल किया जाता था, उसके लिए सबसे खराब संभावित परिणाम उसकी आत्मा के टूटने के कारण मृत्यु हो सकती थी। सबसे अच्छा परिणाम मंदबुद्धि बनना होगा। लेकिन इस आत्मा तकनीक में कमियां भी थीं। कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचने से पहले अगर किसी नश्वर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उपयोगकर्ता को लक्ष्य के समान ही नुकसान होगा। यदि कोई कोर निर्माण चरण में था तो यह कोई समस्या नहीं थी। हालांकि इसका उपयोग किसी के जीवन काल में केवल 3 बार किया जा सकता था और हर बार इसका उपयोग करने पर उपयोगकर्ता साधना का एक स्तर खो देता था। सिद्धार्थ अपने कमरे में पैर मोड़कर बैठा था। चाहे उसने पत्थर को कैसे भी देखा हो, यह बिल्कुल भी खास नहीं लगा। हालांकि जब वह इसे पकड़ रहा था तो उसने महसूस किया कि उसका मन बहुत स्पष्ट हो गया है। उसने साधना शुरू कर दी। रात बीत गई। सिद्धार्थ ने आह भरी। उसे अभी भी अपने शरीर में चींटियों के रेंगने का एहसास नहीं हुआ। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई संकेत नहीं था। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। उस क्षण किसी ने दरवाजा खोला। भाव के साथ अंदर आया। इसे पी लो। सिद्धार्थ दंग रह गया। उसने सावधानी से इसे देखा। इसे लेने से पहले उसने पूछा, गुरु, यह क्या है? एल्डरसन विनोद ने सिद्धार्थ के हाव भाव देखे और क्रोधित हो गया। वह चिल्लाया, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? अगर यह तुम्हें ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत तक पहुंचने में मदद करने के लिए नहीं होता, तो क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं पूरी रात बिताऊंगा और इस दवा को बनाने के लिए कीमती जड़ी बूटियां बर्बाद करूंगा? सिद्धार्थ ने झिझकते हुए एल्डरसन विनोद की निर्दयी निगाह देखी। उसने कटोरा लिया और दवा को निगल लिया। इसे पीने के बाद उसे अपने पेट से जलन महसूस हुई। यह उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसे प्यास लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आग में पकाया जा रहा हो। उसकी दृष्टि काली हो गई। उसने कटोरा गिरा दिया और उसे लगा जैसे वह सोने वाला है। जल्दी से साधना करो, मैं तुम्हें आत्मसात करने में मदद करूंगा। एल्डरसन विनोद ने अनिच्छा से अपना हाथ सिद्धार्थ की छाती पर रखा। एक ठंडी भावना सिद्धार्थ के सिर में घुस गई, जिससे उसका दिमाग साफ हो गया। उसने जल्दी से साधना शुरू कर दी। विनोद ने उदास होकर फर्श पर पड़े कटोरे को देखा। उसने कुछ शब्द बुदबुदाए, फिर कुछ कम गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें सिद्धार्थ के चारों ओर रख दिया। उसने सोचा, बेटा, इस बार मैं तुम पर बहुत निवेश कर रहा हूं। भविष्य में तुम मुझे इस सब के लिए बेहतर भुगतान करोगे। थोड़ी देर बाद उसके शरीर में चींटियों के रेंगने का एहसास हुआ। एल्डरसन विनोद स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ के शरीर में दवा से आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित महसूस कर सकता था। उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव दिखाई दिया। बस उसी क्षण सिद्धार्थ के शरीर के भीतर एक गंदी ऊर्जा प्रकट हुई और संघनित ऊर्जा को जल्दी से नष्ट कर दिया। एल्डरसन विनोद का चेहरा कड़वा था। वह जानता था कि गंदी ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा को तोड़ने वाली घास थी, जिसे उसने कल सिद्धार्थ के भोजन में रखा था। दवा से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाने के बाद भी सिद्धार्थ के शरीर में कोई ऊर्जा संघनित नहीं हुई थी। एल्डरसन विनोद ने आह भरी। उसने मिश्रित भावनाओं के साथ सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर हल्का और बहुत आरामदायक महसूस कर रहा था। वह एल्डरसन विनोद को धन्यवाद देने ही वाला था कि उसने बुजुर्ग के कड़वे चेहरे को देखा। एल्डरसन विनोद बिना कुछ कहे चले गए। सिद्धार्थ दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि एल्डरसन विनोद के साथ क्या हो रहा है। वह बाहर चला गया और चिल्लाया, गुरुजी, मैं झरने पर जाऊंगा और देखूंगा कि आज मेरी किस्मत कैसी है। एल्डरसन विनोद ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन बगीचे का दरवाजा चुपचाप खुल गया। जब वह बाहर चला गया तो एल्डरसन विनोद अभी भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। हार मानने को तैयार नहीं था। 1 महीना जल्दी ही बीत गया। उस महीने में सिद्धार्थ हर दिन साधना करने के लिए झरने पर जाता था और एल्डरसन विनोद हर दिन उसका पीछा करता था। वह हर दिन और अधिक निराश होता जा रहा था। पूरे महीने के दौरान
उसने सिद्धार्थ को उसकी ऊर्जा को कम करने में मदद करने के लिए हर दिन दवाइयां दी, लेकिन वे सभी विफल रहीं। एल्डर सन विनोद का गुस्सा और भी खराब होता गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो एल्डर सन विनोद ने देखी वह यह थी कि लॉकी में आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो गई थी। केवल 1 महीने के बाद लॉकी में भरा झरने का पानी बस झरने के पानी के रूप में बाहर आ गया। अंत में लॉकी सामान्य लॉकी जैसी ही हो गई। एल्डर सन विनोद निराश हो गया। इसका विश्लेषण करने के बाद उसने अनुमान लगाया कि यह एक सामान्य लॉकी थी, लेकिन किसी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। यह बच्चा शायद सिर्फ किस्मत से ही इस लॉकी पर ठोकर खा गया होगा। उसके पास इस तरह की और लॉकी होने की संभावना बहुत कम थी। उसे और भी यकीन हो गया कि यह सही है, जिससे उसका दिल दुखने लगा। इस महीने उसने सिद्धार्थ पर जासूसी करने और उसके लिए दवा बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। अब वह सारी मेहनत बेकार हो गई थी। उसने गुस्से में सिद्धार्थ को बुलाया। उसने उसे डांटा और अपनी आस्तीन लहराते हुए उसे यार्ड से बाहर फेंक दिया। जब भी वह सिद्धार्थ को देखता तो उसे गुस्सा आ जाता। अब वह नजरों से ओझल और दिमाग से बाहर हो गया था। थोड़ी देर बाद वह उस शिष्य के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। उसने फिर से सोचा, भले ही सिद्धार्थ पूरे महीने दवा ले रहा था, फिर भी सिद्धार्थ को ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत तक पहुंचने में 8 से 10 साल लगेंगे, जब तक कि वह दवा लेता रहे। सिद्धार्थ भी बहुत खुश था। हालांकि उसे यार्ड से बाहर निकाल दिया गया था और कई मानद शिष्यों ने पूरे महीने उसका उपहास किया था, लेकिन उसने साधना के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उसने सीखा कि 5 चरण थे: ऊर्जा कंडेंसेशन, नींव स्थापना, कोर गठन, नवजात आत्मा और आत्मा निर्माण। पूरे अमरधारा संप्रदाय में केवल 2 कोर गठन चरण विशेषज्ञ थे। वे दोनों पर्वत शिखर पर रहते थे, आध्यात्मिक ऊर्जा की सबसे अधिक मात्रा वाला स्थान। वे हमेशा बंद दरवाजों के पीछे रहते थे, ट्रेनिंग लेते थे और संप्रदाय के मामलों से कभी परेशान नहीं होते थे। संप्रदाय में केवल 10 लोग थे जो फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचे थे। वे दूसरे सबसे ऊंचे पदों पर थे और उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि वे अपनी इच्छानुसार किसी भी जादुई खजाने का उपयोग कर सकते थे। उन लोगों के अलावा बाकी सभी लोग ऊर्जा कंडेंसेशन चरण में अटके हुए थे। यहां तक कि एल्डर सन विनोद भी ऊर्जा कंडेंसेशन की केवल 5वीं परत में था। साधना न केवल बहुत कठिन थी, बल्कि इसमें बहुत समय भी लगता था। यदि किसी के पास अपर्याप्त प्रतिभा है, तो उसके पास अपने जीवन काल में साधना करने के लिए पर्याप्त वर्ष नहीं होंगे। नींव की स्थापना ऊर्जा कंडेंसेशन से भी अधिक कठिन थी, क्योंकि सफल होने के लिए न केवल पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बल्कि भाग्य और धारणा की भी आवश्यकता होती है। सिद्धार्थ आध्यात्मिक ऊर्जा के महत्व को जानता था। वह जल्दी से पत्थर के मोती को पुनः प्राप्त करना चाहता था। हो सकता है कि उसके शरीर में अभी भी कोई आध्यात्मिक ऊर्जा न हो, लेकिन उसका मानना था कि जब तक वह मोती द्वारा बढ़ाए गए पानी को पीता रहेगा, तब तक प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तथाकथित ऊर्जा कंडेंसेशन केवल आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र कर रहा था। एल्डर सन विनोद की प्रतिक्रिया से जिस पानी में पत्थर का मोती भिगोया गया था, उसमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। इस बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ बहुत उत्साहित हो गया और झरने के पानी के बारे में भूल गया, जहां उसने पत्थर का मोती छिपाया था। ओस से भरे 3 लॉकी थे। उनमें और भी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। अगर वह उन्हें पीता तो यह पूरे महीने की दवा से भी बदतर नहीं होता, बल्कि संभवतः उससे भी बेहतर होता। यही कारण था कि उसे बाहर निकाले जाने पर बुरा नहीं लगा। सच में उसे उत्साह महसूस हुआ। वह एक आंतरिक शिष्य था, इसीलिए उसे मुख्य प्रांगण में रहने की जरूरत नहीं थी। वह 5 अन्य प्रांगणों में से किसी में भी रह सकता था। उसने प्रांगण के पूर्वी द्वार के पास एक सुदूर घर चुना। आंतरिक शिष्यों को उनके कपड़ों के रंग के आधार पर अलग अलग व्यवहार मिलता था। उसने पिछले महीने एल्डर सन विनोद से सीखा कि हर महीने की 10 तारीख को हर आंतरिक शिष्य जाकर कम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का एक टुकड़ा और एक ऊर्जा गैदरिंग पिल ले सकता है। 10 स्पिरिट स्टोन शार्ड को बचाने के बाद
कोई भी व्यक्ति किसी भी एल्डर के पास जाकर उन्हें एक पूरे कम गुणवत्ता वाले स्प्रिट स्टोन के बदले में बदल सकता है। सिद्धार्थ ने अपने घर की सफाई करने के बाद वह तुरंत पत्थर के मोती को खोजने के लिए नहीं निकला। उसे डर था कि एल्डरसन विनोद अभी भी उस पर जासूसी कर रहा है। उसने दिन में झरने पर साधना करने की अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखी और रात में अपने घर में साधना करना जारी रखा। सच में एल्डरसन विनोद हार मानने को तैयार नहीं था। उसने आखिरकार हार मानने से पहले 10 और दिनों तक उस पर जासूसी की। 1 महीने बाद सिद्धार्थ आधी रात को चुपके से बाहर निकल गया। पहाड़ में कई बाएं और दाएं मुड़ने के बाद उसने बिना किसी की नजर में आए पत्थर के मोती और लौकी को वापस पा लिया। कुछ दिनों तक सावधान रहने के बाद उसने देखा कि कोई असामान्यता नहीं थी और आखिरकार वह आराम करने में सक्षम हो गया। वह अब झरने पर नहीं गया, बल्कि पूरे दिन पत्थर के मोती का अध्ययन करने के लिए घर पर रहा। सिद्धार्थ ने मोती को छुआ और तुरंत देखा कि बादलों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई थी। ये पहाड़ में उच्च आर्द्रता के कारण रहा होगा, जिससे मोती बहुत सारा पानी सोख सकता था। तीनों लौकी के बारे में जैसे ही सिद्धार्थ ने उन्हें खोला, उसने पाया कि उनके अंदर की ओस चिपचिपी हो गई थी, खासकर वह जिसमें सुबह की ओस थी। यह लगभग जेली जैसी हो गई थी। सिद्धार्थ ने पत्थर के मोती को देखा, फिर तीनों लौकी को। वह उत्साहित होने लगा। अगर पत्थर के मोती को पानी सोखने की जरूरत थी, तो क्या होगा अगर तीनों लौकी के पानी का इस्तेमाल किया जाए? क्या इससे 10वां बादल दिखाई देगा? उसका दिल धड़क उठा। मोती पहले से ही बहुत छोटा था। वर्तमान में 9 बादलों ने लगभग पूरे मोती को ढक लिया था। मोती पर केवल एक नाखून के आकार की जगह बची थी। सिद्धार्थ ने अनुमान लगाया कि यही 10वां बादल होगा। हमने थोड़ा सोचा। अपने दिल में वह सच में जानना चाहता था कि 10 बादलों के होने के बाद क्या होगा। 11वें बादल के लिए और जगह नहीं थी, इसलिए 10वां बादल अंतिम होना चाहिए। लेकिन आज स्प्रिट स्टोन का टुकड़ा उठाने का दिन था। सिद्धार्थ ने देखा कि बाहर अंधेरा हो रहा था। उसने कमरे से बाहर निकलने से पहले पत्थर के मोती और लौकी को अपने बैग में रख लिया। अब वह संप्रदाय को अच्छी तरह से जानता था। थोड़ी देर बाद वह मुख्य प्रांगण में पहुंच गया। अंधेरा होने से पहले वह जल्दी से गोली घर की ओर भागा। वहां पहुंचने से पहले उसने दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। शिष्य बहन राधिका, गुरु ने मुझे ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत के लिए चार्ज करने के लिए 3 महीने के लिए बंद दरवाजे के ट्रेनिंग में जाने की अनुमति दी। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। मैं पूरे समय अपने दिल को शांत नहीं कर पाया। मैं जल्दी से ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत तक पहुंचना चाहता था ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। कल रात मैं आखिरकार ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत तक पहुंच गया, इसलिए मैं पहाड़ों में तुम्हारे लिए यह फूल इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ा। देखो, फूल कितना सुंदर है। फूल की रखवाली एक बहुत बड़ा सांप कर रहा था, इसलिए मैंने इसे पाने के लिए बहुत प्रयास किया। देखो, इसकी वजह से मेरी कोहनी भी घायल हो गई। सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी और रुक गया। उसने मन ही मन व्यंग किया और आगे बढ़ता रहा। तभी एक कर्कश महिला की आवाज आई। शिष्य भाई सिद्धार्थ, मेरा परिवार डॉक्टरों का परिवार है। यह फूल स्पष्ट रूप से एक बहुत ही आम फूल है जिसे असुका कहा जाता है। जब मैं पहाड़ पर चढ़ता हूं तो मुझे उनमें से कई दिखाई देते हैं। यह पहली बार है जब मैंने सुना है कि एक सांप इसकी रखवाली करेगा। अगर यह सच है तो हमारा अमरधारा संप्रदाय सांपों से भरा होगा। शिष्य बहन राधिका, उस पर विश्वास मत करो। उस समय सिद्धार्थ गोली घर के आंगन में चला गया। वहां 4 अन्य लोग थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। सभी लाल कपड़े पहने हुए थे। पुरुषों में से एक बहुत सुंदर और अच्छी तरह से तैयार दिख रहा था। वह बहुत शर्मिंदा था और पलटवार करने वाला था, लेकिन फिर उसने सिद्धार्थ को देखा। अचानक उसने अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ दरवाजे को देखा और कहा, सिद्धार्थ, तुम यहां क्यों हो? तुम्हें अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करते हुए घर पर रहना चाहिए। बगल में बैठी लड़कियों में से एक ने कहा। सिद्धार्थ, तो तुम ही हो जो आत्महत्या करने की कोशिश करके मानद शिष्य बन गई, फिर एल्डरसन की चापलूसी करके आंतरिक शिष्य बन गई। उसके चमकीले काले बाल पोनीटेल में बंधे थे।
उसकी मोटी भौहें और बड़ी काली आंखें थीं। वह बहुत सुंदर थी। अन्य दो के चेहरे सदमे से भरे हुए थे। वे सिद्धार्थ पर टिकी हुई थीं। लड़कियों में से एक की बड़ी बच्चों जैसी आंखें थीं, जो सुंदर पलकों से सजी हुई थीं। उसकी आंखें दो क्रिस्टल बॉल की तरह थीं और उनमें दिलचस्पी की झलक दिख रही थी। सिद्धार्थ का चेहरा भावशून्य था, क्योंकि वह अपने सामने लोगों को देख रहा था। जिस क्षण उसने लड़की की आवाज सुनी, उसे एहसास हुआ कि यह वही लड़की थी जो देवेश का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन उसे देखकर वह बहुत जानी पहचानी लग रही थी। सिद्धार्थ ने ध्यान से सोचा और याद किया कि वह वही थी जिसे कुछ महीने पहले शिष्य चयन के दौरान चुना गया था। उसे पहचानने के बाद उसने अनुमान लगाया कि दूसरी लड़की शिष्य बहन राधिका रही होगी, जिसे देवेश फूल देने की कोशिश कर रहा था। आखिरी आदमी करीब 20 साल का एक युवा था। उसका चेहरा घोड़े जैसा लंबा था। उसने अपनी ठोड़ी उठाई और तिरस्कार भरी नजर से कहा, शिष्य भाई सिद्धार्थ, आप 3 महीने से बंद कमरे में ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसलिए आपको नहीं पता। यह सिद्धार्थ अभी संप्रदाय में सबसे बड़ा मजाक है। जैसा कि शिष्य बहन तान्या ने कहा, उसने आंतरिक शिष्य बनने के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल किया। देवेश ने यह सुनने के बाद जोर से हंसा। तुमने मुझे एक पल के लिए वाकई डरा दिया। तो इस तरह से तुम संप्रदाय में आए। अगर तुम यहां प्रवेश भी करोगे तो शायद तुम कभी ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत तक नहीं पहुंच पाओगे। यहां आकर त्रिपाठी परिवार का नाम क्यों खराब कर रहे हो? शिष्य भाई सिद्धार्थ, तुमने जो कहा वह गलत है। प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है दृढ़ता। साधना पहले से ही स्वर्ग के विरुद्ध जा रही है। अगर किसी में दृढ़ता नहीं है तो कोई बात नहीं, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो। राधिका नाम की लड़की ने ऐसी आवाज में कहा जिसने दिल को हिला दिया। जैसे ही वह देवेश के करीब कुछ कदम बढ़ी, तान्या नाम की लड़की ने कहा, हालांकि शिष्य भाई सिद्धार्थ ने जो कहा वह गलत नहीं है। यह सिद्धार्थ बहुत मूर्ख दिखता है, वह बिल्कुल भी साधक जैसा नहीं दिखता। सिद्धार्थ ने ठहाका लगाया। वह समझ गया कि उनके बीच की स्थिति जटिल थी। देवेश को राधिका नाम की यह लड़की पसंद थी, लेकिन तान्या नाम की लड़की को देवेश पसंद थी, इसलिए वह पहले से ही उनके रिश्ते को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ की हंसी सुनकर देवेश बहुत असंतुष्ट हो गया। उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने भले के लिए अमरधारा संप्रदाय को छोड़ दो। अगर तुम नहीं करते, अगर तुम नहीं मरते, तो तुम निश्चित रूप से साल के अंत में शिष्य प्रतियोगिता में अपंग हो जाओगे। सिद्धार्थ ने एल्डरसन विनोद से सुना कि साल के अंत में एक शिष्य प्रतियोगिता थी, जहां विजेता को एक जादुई खजाना मिल सकता था। प्रतियोगिता 2 स्तरों में विभाजित थी। उनमें से एक में संप्रदाय के सभी शिष्य शीर्ष स्थान के लिए लड़ते हैं और दूसरे में सभी नए शिष्य नए लोगों के राजा बनने के लिए लड़ते हैं। सिद्धार्थ ने लापरवाही से जवाब दिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे जैसे कचरे के जीवन और मृत्यु के बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं? देवेश ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मुझे चिंता है क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। चूंकि आप मेरे अच्छे इरादों को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए प्रतियोगिता में आपके साथ नरमी से पेश न आने के लिए मुझे दोष न दें। बात खत्म करने के बाद उसकी आंखें ठंडी हो गईं। देवेश ने बचपन से ही सिद्धार्थ के परिवार को नीची नजर से देखा था। हालांकि वह कभी सिद्धार्थ से नहीं मिला था, लेकिन उसने हमेशा अपने पिता से सुना था कि सिद्धार्थ के पिता हमेशा परिवार की विरासत का एक बड़ा हिस्सा हड़पने के लिए दादा की चापलूसी करते थे, और यहां तक कि अपने पिता को भी अपमानित करते थे। यह केवल इसलिए था क्योंकि परिवार के अन्य सभी सदस्य अंधे नहीं थे कि वे उसके पिता की विरासत वापस लेने में सक्षम थे। देवेश की नजर में सिद्धार्थ का परिवार त्रिपाठी परिवार के लिए एक अपमान था। जैसा बाप वैसा बेटा। हालांकि बड़े होने के बाद उसे एहसास हुआ कि चीजें बिल्कुल वैसी नहीं थीं जैसा उसके पिता ने बताया था, लेकिन वह बचपन से ही बहुत घमंडी था। वह कभी कभी अपने पिता को भी नीची नजर से देखता था। बाकी सबकी तो बात ही छोड़िए। तान्या नाम की लड़की ने थोड़ा सोचा, फिर देवेश से पूछा,
आप रिश्तेदार हैं? बाकी दोनों भी हैरान थे। यह पहली बार था जब उन्होंने इस बारे में सुना था। ऐसा लगता है कि ये दोनों रिश्तेदार थे। तानिया नाम की लड़की ने देखा कि देवेश का चेहरा अरुचिकर था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, भाई देवेश, नाराज मत हो, वह बस आपके अच्छे इरादों को नहीं समझता है। आप एक अच्छे इंसान हैं और उससे ज्यादा होशियार हैं। उसे यह उम्मीद मत करो कि वह आपके अच्छे इरादों को समझेगा। एक बार जब वह थोड़ा पीड़ित हो जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि आप उसके लिए कितने अच्छे थे। मेरे परिवार में भी उसके जैसे रिश्तेदार हैं। सच में हर परिवार ऐसा ही होता है। हर कोई आपके जितना उत्कृष्ट नहीं हो सकता। सच में मैं समझती हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप सच में चाहते हैं कि वह बेहतर हो। तानिया नाम की लड़की ने जो कहा, उससे देवेश शर्मा गया। वह उसे घूरता रहा। उसे यकीन नहीं था कि वह उसकी तारीफ कर रही थी या उसका मजाक उड़ा रही थी। सिद्धार्थ ने लड़की की बात सुनने के बाद जोर से हंस दिया। देवेश, लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरे लिए अच्छे हो। मैं सिद्धार्थ इसे याद रखूंगा। धन्यवाद। जब वह बोल रहा था तो गोली घर का दरवाजा खुला। एक चमकदार चेहरे वाला युवक बाहर आया। यह बबलू था। बाहर निकलने के बाद उसने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए खांसी की और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, आज की ऊर्जा गैदरिंग गोलियां अभी भी भट्टी में है। एक बार जब वे तैयार हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को एक एक करके बुलाऊंगा। देवेश ने बबलू को घूरते हुए अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह सच में अभी उसे नाराज नहीं कर सकता था। बबलू अभी भी तीसरे वरिष्ठ शिष्य भाई का सहायक था, जो गोली घर में दैनिक मामलों का प्रभारी था। अगर बबलू ने इस गुरु से शिकायत की तो उसकी खुद की मासिक आपूर्ति बहुत कम हो जाएगी। बबलू ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने क्षेत्र को स्कैन किया और सिद्धार्थ को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने सिद्धार्थ को एक तरफ खींचा और कहा, बड़े भाई सिद्धार्थ, आंतरिक शिष्य बनने पर बधाई। मैंने आपके मामले के बारे में सब सुना। मैं मूल रूप से आपके साथ आकर बात करना चाहता था, लेकिन यह जगह बहुत सख्त है। मुझे यह पसंद नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं। एक बार जब आप कुछ तकनीकों की साधना कर लेते हैं तो आप उन सभी से बदला ले सकते हैं जिन्होंने आपको नीचा दिखाया। सिद्धार्थ का दिल गर्म हो गया और वह मुस्कुराया। बबलू, धन्यवाद। बबलू ने आह भरी। उस समय मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे रोकने के लिए एक नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि वह नहीं चाहते थे कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं। बड़े भाई सिद्धार्थ, कृपया मुझे माफ करें। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, अतीत के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। अभी मैं बस जल्दी से ऊर्जा संक्षेपण की पहली परत तक साधना करना चाहता हूं। बबलू की आंखें घूम गईं। जब कोई नहीं देख रहा था, उसने सिद्धार्थ के हाथ में कुछ ठूंसा और उसे आंख मारी। तभी कमरे से एक ठंडी आवाज आई, गोली सहायक अभी भी वापस नहीं आ रहा है। बबलू ने जवाब दिया और जल्दी से वापस गोली घर में भाग गया। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में चीज को कसकर पकड़ रखा था। उसने अपने हाथ में जो कुछ था उसे देखा और 3 पारदर्शी गोलियां देखीं। उसने चुपके से उन्हें अपने बैग में रख लिया। गंदे होने के डर से वह क्रॉस लेग करके बैठ गया और साधना करने लगा। वहां मौजूद 4 अन्य लोगों में से एक ने सिद्धार्थ को बैठते देखा, फिर वह भी बैठ गया और साधना करने लगा, जबकि अन्य 3 एक तरफ खड़े हो गए। देवेश राधिका नाम की लड़की के अच्छे पक्ष में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तानिया नाम की लड़की पूरे समय उसे परेशान कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और आसमान में अंधेरा छा गया। जैसे ही चांद उगा, गोली घर का दरवाजा खुला। बबलू थका हुआ लग रहा था जब वह अपने हाथ में एक ट्रे लेकर बाहर निकला। ट्रे पर 5 कम गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन और 5 पारदर्शी गोलियां थीं। लोग अपना हिस्सा लेने के बाद एक एक करके बाहर चले गए। सिद्धार्थ सबसे आखिर में गया। उसने मुस्कुराते हुए बबलू की तरफ हाथ हिलाया और फिर चला गया। उसे अपने दिल में बबलू की दयालुता याद आ गई। बबलू ने उसे जो 3 गोलियां दीं, वे ऊर्जा गैदरिंग पिल्स थीं। अपने कमरे में वापस आकर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने ऊर्जा गैदरिंग पिल्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने बैग में रख लिया। वह पत्थर के मोती के साथ
एक प्रयोग शुरू करने वाला था। उसने सावधानी से 3 लौकी और पत्थर का मोती निकाला, फिर थोड़ा सोचा और अनिश्चित भाव प्रकट किया। वह पक्ष विपक्ष का वजन कर रहा था, क्योंकि ओस के बिना उसकी भविष्य की साधना की गति बहुत धीमी होगी। लेकिन पत्थर के मोती पर रहस्यमय बादलों ने सिद्धार्थ को बहुत उत्सुक बना दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना निर्णय लिया। वह हमेशा अधिक ओस एकत्र कर सकता था, बस इसमें कुछ समय लगेगा। हालांकि अगर 10वां बादल दिखाई दिया तो यह मोती में बदलाव ला सकता है। शायद तब मोती जिस पानी में भिगोएगा उसमें और भी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होगी। इस बारे में सोचने के बाद उसने तुरंत लौकी निकाली, जिसमें सबसे अच्छी सुबह की ओस थी। लौकी से जेली निकालने में उसे बहुत समय लगा। थोड़ी देर बाद सारी ओस बाहर निकल गई थी। एक पत्थर के कटोरे में हरे रंग का तरल पदार्थ था, जिसमें बहुत ही ताजा गंध थी। इसे सूंघने के बाद सिद्धार्थ का शरीर शिथिल हो गया। उसे डर था कि गंध संप्रदाय में छिपे विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करेगी, इसलिए उसने जल्दी से पत्थर का मोती उसमें फेंक दिया। थोड़ी देर बाद इसने थोड़ा सा तरल अवशोषित कर लिया। सिद्धार्थ थोड़ा निराश था। उसे उम्मीद थी कि अचानक बदलाव आएगा। हालांकि पत्थर का मोती तरल से गंध को अवशोषित कर रहा था। सिद्धार्थ ने थोड़ा सोचा, फिर पत्थर के कटोरे को अपने बिस्तर के बगल में रख दिया। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और साधना करने लगा। एक लंबी और 3 छोटी सांस लेने की तकनीक अब सिद्धार्थ के लिए आसान थी। हालांकि पिछले 2 महीनों में उसने कोई आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित नहीं की थी, लेकिन उसे सांस लेने की तकनीक की आदत हो गई थी। जब वह साधना नहीं कर रहा होता तब भी वह इसी तरह सांस लेता था। रात बीत गई और सिद्धार्थ ने पत्थर के कटोरे को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि आधा तरल पत्थर के मोती द्वारा अवशोषित किया गया था। वह निराश नहीं हुआ और कटोरे को वापस अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने एक ऊर्जा गैदरिंग पिल निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर से तुरंत गर्मी आ रही है। एल्डरसन विनोद के साथ महीने में उसने हर दिन इस प्रक्रिया का अनुभव किया था। उसने जल्दी से साधना शुरू कर दी। उसने रात होने तक साधना की। सिद्धार्थ ने धीरे से एक सफेद सांस छोड़ी और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। यह ऊर्जा गैदरिंग पिल बिल्कुल एल्डरसन विनोद की दवाओं की तरह है, जो कुछ जड़ी बूटियों से बनी है, जिसमें बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। जब भी मैं उन्हें खाता हूं, मेरा शरीर आराम और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता है। मुझे भूख भी नहीं लगती, लेकिन मैं अभी भी किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित नहीं कर सकता। उसने आह भरी। देवेश 3 महीनों में ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत हासिल कर सकता था। उसकी अभिव्यक्ति वही रही, लेकिन उसके दिल में मिश्रित भावनाएं थीं। प्रतिभा, यह साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सिद्धार्थ के व्यक्तित्व के साथ वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसके पास रहस्यमयी मोती था। उसके पास किसी आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी नहीं थी। हालांकि वह अब किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित नहीं कर सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से समय के साथ सफल होगा। समय। सिद्धार्थ ने अपने होंठ काटे और आह भरी। उसने अपने बिस्तर के नीचे से पत्थर का कटोरा निकाला। थोड़ा सा तरल बचा था, लेकिन 10वां बादल अभी भी प्रकट नहीं हुआ था। उसने तुरंत दूसरी लौकी निकाली और कटोरे में तरल डाला। कुछ अतिरिक्त तरल बचा था, इसलिए सिद्धार्थ ने इसे पी लिया और साधना जारी रखी। इस बार उसके शरीर में जो गर्मी दिखाई दी, वह पिछली सभी बार की तुलना में अधिक मजबूत थी। वह अपने शरीर में गर्मी को महसूस कर सकता था। उसे जल्दी से बहुत प्यास लगी, लेकिन उसने साधना जारी रखी। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। गर्मी पहले की तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि सांस लेने के साथ और अधिक इकट्ठा होने लगी। उसे लगा जैसे उसका शरीर एक गुब्बारा है जो अपनी सीमा तक पहुंच गया है। वॉनलिन डर गया, इसलिए उसने साधना करना बंद कर दिया, लेकिन सूजन का दर्द बना रहा। उसने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत ही भयभीत होकर पाया कि उसकी सारी रक्त वाहिकाएं सूजी हुई थीं, जैसे उसकी त्वचा के नीचे कीड़े हों।
सिद्धार्थ को नहीं पता था कि उसने पहले जो दवाएं खाई थीं, उनसे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई थी और सांस लेने की तकनीक का उपयोग करके प्रकृति से एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ भी वह अपनी प्रतिभा के कारण खोई गई आध्यात्मिक ऊर्जा की भरपाई नहीं कर सकता था। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ऊर्जा स्कैटरिंग ग्रास उसे आध्यात्मिक ऊर्जा को सफलतापूर्वक संघनित करने से रोक देगा। लेकिन अब उसने ओस पी ली, जिसमें दवाओं की तुलना में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा थी, जो उसकी प्रतिभा के कारण खोई गई ऊर्जा से कहीं ज्यादा थी। अगर वह साधना नहीं करता तो वे थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाती, लेकिन अब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसे बढ़ती जैसे कि साधना करते समय तेल से आग को पोषित किया जा रहा हो। उसे पता था कि उसने गलती की है, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वह केवल अपनी रक्त वाहिकाओं को फैलते हुए देख सकता था। जब उसकी रक्त वाहिकाएं अपनी सीमा पर थीं, तो उसके दिमाग में एक विचार आया। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपने दांत पीस लिए और एक छोटी और 3 लंबी सांस लेने की तकनीक से साधना शुरू कर दी। उसने सोचा कि चूंकि एक लंबी 3 छोटी आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा कर रही थी, तो इसका उल्टा आध्यात्मिक ऊर्जा को बिखेर रहा होगा। सिद्धार्थ का अनुमान कमोबेश सही था। ज्यादातर साधक इस सांस लेने की तकनीक को जानते थे, क्योंकि यह नींव की स्थापना से पहले का चरण था। उसकी सांस के साथ उसके शरीर के हर हिस्से से आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं बाहर निकल रही थीं। यह सब उसके बिस्तर के नीचे रखे पत्थर के मोती द्वारा चूसा जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूजन का एहसास धीरे धीरे कम होता गया। उसकी रक्त वाहिकाएं भी सामान्य हो गईं। अब उसके शरीर से जो निकल रहा था वह आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि कुछ काली ऊर्जा थी, जिसे पत्थर के मोती ने अवशोषित नहीं किया था और जो हवा में बिखर गई। इस भाग्यशाली संयोग ने सिद्धार्थ को अपने शरीर से ऊर्जा स्कैटरिंग ग्रास को हटाने की अनुमति दी। यदि कोई ऊर्जा स्कैटरिंग ग्रास को जबरन बाहर निकालना चाहता था, तो एक तरीका यह था कि इसे बाहर निकालने के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया जाए। यह वही तरीका था जिसका उपयोग एल्डर सन विनोद कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ के बारे में उसका मन बदल गया और वह अपनी जड़ी बूटियों को और नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। दूसरा तरीका बिखराव तकनीक का उपयोग करना था, जिसमें किसी के शरीर से सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को निकालना था, फिर शुरू से साधना शुरू करना था। एल्डरसन विनोद ने इस विधि का उपयोग नहीं किया, क्योंकि सिद्धार्थ के पास पहले से ही लगभग कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वह तकनीक का उपयोग भी नहीं कर सकता था। बिखराव तकनीक पूरे दिन और रात तक चली। सिद्धार्थ इतना थक गया था कि वह अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। वह जानता था कि वह इस बार खुद को बचाने में सक्षम था, लेकिन भविष्य में उसे लापरवाही से ओस नहीं पीनी चाहिए। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए वह सो गया। अज्ञात समय के बाद सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि बाहर अंधेरा था। वह अपने बिस्तर से उठा और थोड़ी देर के लिए खींचा। उसके शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। उसने अपने बिस्तर के नीचे से पत्थर का कटोरा निकाला और यह देखकर हैरान रह गया कि आखिरकार मोती पर 10वां बादल दिखाई दिया था। सिद्धार्थ रोमांचित था। उसने मोती को देखा और जल्दी से घर से बाहर भाग गया। वह गया और जल्दी से वापस लौटने से पहले झरने का पानी इकट्ठा किया। उसने पत्थर के मोती को पानी में डाला और उसे चारों ओर मिलाया। यह सब करने के बाद उसने झरने का पानी पिया और थोड़ी देर तक उसका स्वाद लिया, लेकिन पहले जैसा कोई बदलाव नहीं हुआ। उसने अपने चेहरे पर कुछ निराशा के साथ मोती को देखा। फिर उसे काटने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी पत्थर की तरह सख्त था। उसने मोती पर खून की एक बूंद भी निचोड़ी, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। वह झिका और थोड़ी देर के लिए अपने दांत पीसता रहा। फिर पत्थर का कटोरा लिया और उसे पत्थर के मोती पर पटक दिया। उसका मानना था कि एक बार जब उसमें 10 बादल हो जाएंगे तो कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। एक धमाके के बाद पत्थर का कटोरा टूट गया। सिद्धार्थ का हाथ भी सुन्न हो गया था, लेकिन पत्थर के मोती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उसने वह सब कुछ इस्तेमाल किया जो वह सोच सकता था, लेकिन 10वें बादल को प्राप्त करने के बाद पत्थर के मोती में कोई बदलाव नहीं हुआ।
दिल टूटा हुआ महसूस करते हुए उसने पत्थर के मोती को एक तरफ फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वह अनिच्छा से उसे उठाने के लिए चला गया। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद उसे नींद आने लगी। वह स्तब्ध था। वह अभी अभी उठा था, उसे नींद क्यों आ रही थी? उसने अपनी आंखें रगड़ी और मोती को घूरता रहा। धीरे धीरे वह और भी अधिक नींद में आ गया। मोती और अधिक धुंधला होता गया और अंत में वह जमीन पर गिर गया। मोती अभी भी उसके हाथ में था। उसने एक सपना देखा। अपने सपने में वह बिना सीमा के एक स्थान पर पहुंच गया। वहां कोई तारे नहीं थे, लेकिन उसके चारों ओर चमकती हुई वस्तुएं थीं। हालांकि वह सपना देख रहा था, उसका दिमाग बहुत साफ था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा सपना क्यों देख रहा है। सिद्धार्थ को ऐसा नहीं लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस जगह से बचने के लिए कैसे जागना है। अपनी बेबसी में वह इस सीमाहीन क्षेत्र में बहुत देर तक लक्ष्यहीन घूमता रहा। एक अज्ञात समय के बाद जब वह सच में थक गया तो आसपास का वातावरण हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर चीर दिया गया हो। एक चीख के साथ उसने अपनी आंखें खोली। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह अभी भी कमरे में था। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। वह खुश था कि अजीब सपना आखिरकार खत्म हो गया। अचानक उसकी अभिव्यक्ति सच में अजीब हो गई। उसने मोती को देखा और पाया कि सभी बादल गायब हो गए थे। इसके बजाय मोती पर छोटे छोटे शब्द अंकित थे। यह सिद्धार्थ दंग रह गया और जल्दी से ध्यान से देखने लगा। शब्द वाकई अजीब लग रहे थे, असामान्य फॉन्ट। उसे हमेशा से पढ़ना पसंद था और उसने लंबे समय तक सोचा, शब्दों को पढ़े हुए शब्दों से जोड़ने की कोशिश की। वह कुछ शब्दों का अनुमान लगाने में सक्षम था। सिद्धार्थ ने मोती पकड़ा और खुद से बुदबुदाया, यह लिखित रूप में एक संख्या लगती है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसे अजीब सपना याद आ गया। क्या यह मोती से संबंधित था? सिद्धार्थ ने थोड़ा सोचा और तुरंत अपने बिस्तर पर लेट गया। खुद को सोने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ था, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका। उसे याद आया कि पिछली बार वह मोती को घूरते हुए सो गया था, इसलिए उसने बिना पलक झपकाए मोती को घूरना शुरू कर दिया। जल्द ही वह उनींदा हो गया और सो गया। सीमाहीन स्थान फिर से दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने एक विचारशील नजर दिखाई। इस बार वह इधर उधर नहीं भटका, बल्कि बार बार उछल कूद करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वह ऊंची से ऊंची छलांग लगाने में कामयाब होता गया। शुरुआत में वह केवल आधा मीटर ही कूद पाता था, लेकिन अब वह 1 मीटर से भी अधिक छलांग लगाने में सक्षम था। उसका पूरा शरीर थक जाने के बाद उसे फिर से टुकड़े टुकड़े होने का एहसास हुआ। फिर वह जाग उठा। जैसे ही वह उठा, वह बिस्तर से उतरा और कूद गया। वह बहुत ऊंची छलांग लगाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने सपने में छलांग लगाई थी। सिद्धार्थ हैरान रह गया। जल्द ही उसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव दिखाई दिया। उसने अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और कमरे में इधर उधर चहलकदमी करने लगा। उसका भाव लगातार बदल रहा था, कभी हैरान भाव, कभी सोच में डूबा भाव और कभी परेशान भाव। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। सिद्धार्थ ने बुदबुदाया, अगर यह मेरे सपने में व्यायाम है तो यह बेकार है। मैं सचेतता में व्यायाम कर सकता हूं। इसे मेरे सपने में होने की जरूरत नहीं है। यह सही नहीं है। 10वें बादल के प्रकट होने से पहले इस मोती ने आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा इतना सारा तरल सोख लिया है। यह बेकार नहीं हो सकता। इसका कोई और उपयोग होना चाहिए। लेकिन यह क्या हो सकता है? सिद्धार्थ अपने आसपास की हर चीज को भूल गया और पूरे दिल से खुद को मोती के लिए समर्पित कर दिया। क्या यह हो सकता है? वह रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई विचार समझ में आ गया हो। उसने खुद से पूछा, क्या यह समय हो सकता है? इसके बारे में सोचने के बाद वह अपनी भावनाओं को और नियंत्रित नहीं कर सका। वह उत्साह से कुछ शब्द चिल्लाना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मोती को देखते ही उसका शरीर कांप उठा। अगर यह सच में समय से संबंधित है तो मैं सिद्धार्थ अमर हो जाऊंगा, चाहे मेरी प्रतिभा कितनी भी खराब क्यों ना हो। सिद्धार्थ ने सामान्य होने से पहले कुछ गहरी सांसें लीं। बिना एक शब्द कहे
उसने तेल का दीपक निकाला और उसमें तेल भर दिया। सिद्धार्थ ने जल्दी से दीपक में तेल भर दिया। उसने मोती को देखा और सपने में वापस चला गया। इस बार उसने कूदने का अभ्यास नहीं किया, बल्कि वह समय गिनते हुए जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। 1 घंटा, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 35 घंटे, 50 घंटे। उसके शरीर के टुकड़े होने का एहसास फिर से हुआ। जब सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली तो तेल का दीपक बुझने वाला था। समय का 10 गुना, सपने में 10 गुना समय बीत गया। सिद्धार्थ उत्साह से खड़ा हो गया, मोती को कसकर पकड़ लिया। पहली बार उसे अपनी साधना पर भरोसा था। पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने अपने उत्साहित दिल को नियंत्रित किया और साधना शुरू करने के लिए तुरंत मोती का उपयोग करना शुरू नहीं किया। उसे डर था कि अगर उसने सुबह मोती का उपयोग करना शुरू किया तो कोई उसे पहचान लेगा। जब ऐसा हुआ तो वह इसे रखने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए उसने मोती वापस अपने बैग में रख लिया और कमरे से बाहर चला गया। पहाड़ से बहुत सारा झरने का पानी इकट्ठा करने के बाद सिद्धार्थ ने आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा झरने का पानी बनाना शुरू किया। जब रात के 10 बज गए तो उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। एहतियात के तौर पर उसने रस्सी का एक सिरा दरवाजे से और दूसरा सिरा अपनी बांह से बांधा, ताकि अगर कोई दरवाजा खोलता है तो उसे तुरंत पता चल जाए। झरने के पानी के कुछ बड़े घूंट पीने के बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म हो रहा है। फिर उसने सपने में प्रवेश करने के लिए मोती को देखा। अंतहीन स्वप्न स्थान में सिद्धार्थ ने साधना शुरू करते हुए पैर क्रॉस करके बैठ गया। जब वह साधना कर रहा था तो उसके चारों ओर की रोशनी और अधिक कोमल हो गई। सिद्धार्थ को इसका पता नहीं था, लेकिन रोशनी उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वहां एक दिन रहने के बाद पानी से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा चली गई, लेकिन इस बार वह अपने शरीर में अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। पहले जब वह एल्डरसन विनोद की दवा खत्म करता था तो उसे गर्मी महसूस होती थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर जाती थी, लेकिन इस बार अलग था। भले ही वे अभी भी बिखरी हुई थीं, लेकिन उसके शरीर में अभी भी एक टुकड़ा बचा हुआ था। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ को उन परिणामों से बहुत आत्मविश्वास मिला। कुछ समय तक इस पर विचार करने के बाद वह यह पता नहीं लगा सका कि यह अलग क्यों था। इसलिए अंत में वह केवल अनुमान लगा सकता था कि यह रहस्यमय पत्थर के मोती की वजह से था। क्योंकि वह अपनी इच्छा से सपने को छोड़कर और अधिक झरने का पानी प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल लंबे समय तक साधना जारी रख सकता था। अंत में उसने महसूस किया कि स्वप्न स्थान और बाहर के बीच एक अंतर था। बाहर भले ही वह 1 महीने से अधिक समय से साधना कर रहा था, लेकिन साधना के बाद वह तरोताजा और बहुत सहज महसूस करता था। लेकिन यहाँ झरने के पानी से आध्यात्मिक ऊर्जा के पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद उसे तरोताजा और आरामदायक महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय जब वह साधना करता रहा तो उसे सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद सिद्धार्थ ने अनुमान लगाया कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा के अस्तित्व से संबंधित था। स्वप्न स्थान में कोई प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। जितना अधिक उसने सोचा, उतना ही उसे लगा कि वह सही था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, अगर बाहर से झरने का पानी लाने का कोई तरीका होता तो सब ठीक हो जाता। इस बारे में सोचते हुए उसका दिल अचानक धड़क उठा और उसने अपने शरीर को देखा और एक हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की। सिद्धार्थ अपने पहने हुए लाल शिष्य की वर्दी को लेकर बहुत हैरान था। उसने जल्दी से उस जेब की जांच की जहां उसका होल्डिंग बैग था और पाया कि वह गायब था। कपड़े सपनों के स्थान में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन होल्डिंग बैग दिखाई नहीं दे सकता। उसने कड़वाहट से इसके बारे में सोचा और यह प्रयोग करने का फैसला किया कि उसके जाने के बाद कौन सी चीजें सपनों के स्थान में लाई जा सकती हैं या नहीं। समय जल्दी से बीत गया। 50 घंटे बीत जाने के बाद फटे होने का एहसास प्रकट हुआ और सिद्धार्थ की नींद खुल गई। उसके दिल में अभी भी एक सवाल था, वह सपने में सिर्फ 5 घंटे ही क्यों रह पाया। उस सवाल को ध्यान में रखते हुए उसने एक लौकी में झरने का पानी भरा और उसे अपने कंधे पर उठाकर
फिर से सपने में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बार चाहे वह मोती को कैसे भी देखता रहे, उसे हमेशा की तरह नींद नहीं आई। सिद्धार्थ डर गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने अपने दिल में डर को दबा लिया और साधना करने बैठ गया। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी सांस स्थिर हुई, प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर द्वारा अवशोषित हो गई। जैसे जैसे यह बिखरती गई, कुछ इस शरीर में रह गई। हालांकि यह अभी भी ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत से बहुत दूर था। उसने पूरा दिन साधना में बिताया। अपने शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रखने के लिए वह झरने का पानी पीता रहा। इसके अलावा वह हमेशा पत्थर के मोती को पकड़े रहता था, इस उम्मीद में कि वह फिर से सपनों की दुनिया में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा करने में विफल रहा। रात हो गई। उसने अपनी दोनों आंखें खोलीं और महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई थी। अगर यह सामान्य होता तो वह बहुत उत्साहित होता, लेकिन वह बेचैन था। उसने फिर से मोती की ओर देखा और अचानक उसे नींद आने लगी। सिद्धार्थ ने एक प्रसन्न भाव प्रकट किया और नींद दूर करने के लिए दूसरी ओर देखा। वह खड़ा हुआ और कमरे में इधर उधर घूमते हुए अपनी ठुड्डी को रगड़ा, इस बात पर विचार करते हुए कि सपने में प्रवेश करने से पहले और बाद में क्या हुआ था। आखिरकार उसे समस्या का पता चल गया। पहली 2 बार उसने लगभग बिना किसी समय के प्रवेश किया, तीसरी बार दूसरी बार के 5 घंटे बाद और चौथी बार तीसरी बार के एक पूरे दिन बाद। इस तर्क के अनुसार इस स्वप्न स्थान में प्रवेश करने पर कुछ प्रतिबंध थे। सुरक्षित रहने के लिए प्रवेश की गारंटी के लिए उपयोग के 5 घंटे बाद प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस समस्या को हल करने के बाद सिद्धार्थ ने यह परीक्षण करने की तैयारी शुरू कर दी कि वह स्वप्न स्थान में क्या ला सकता है। उसने बहुत सी चीजें इकट्ठी की, जिनमें 3 लौकी शामिल थीं। एक लौकी में कुछ ओस बची हुई थी, एक खाली थी और एक झरने के पानी से भरी हुई थी। उसने टूटे हुए पत्थर के कटोरे का एक टुकड़ा भी अपनी जेब में रख लिया। इसके अलावा उसने अपने बैग से एक शकरकंद और एक कपड़ा निकाला और सपने में फिर से प्रवेश करने से पहले उन्हें अपने शरीर से बांध लिया। स्वप्न के स्थान में सिद्धार्थ ने जल्दी से अपने शरीर की जांच की। शकरकंद, टूटा हुआ पत्थर का कटोरा और कपड़ा सब वहां थे, लेकिन 3 लौकी और उसका बैग वहां नहीं था। उसने निष्कर्ष निकाला कि बिना किसी संदेह के इस स्वप्न क्षेत्र में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। इसलिए कोई भी सामान्य वस्तु, दूसरे शब्दों में कोई भी वस्तु जिसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा न हो, उसे अंदर लाया जा सकता था। तीनों लौकी और बैग में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा थी, इसलिए उन्हें अंदर नहीं लाया जा सकता था। एक आह भरते हुए सिद्धार्थ ने कड़वाहट से सोचना शुरू कर दिया। वह लौकी को वहां नहीं ला सकता था और स्वप्न के स्थान में जाने से पहले उसने लौकी से जो कुछ घूंट लिए थे वे उसके पूरे प्रवास के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस बारे में सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे लगा कि उसके पास एक विचार है, लेकिन वह उसे समझ नहीं पा रहा है। अपनी पहुंच से बाहर एक विचार की भावना ने उसे अपने विचारों में गहराई तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। अपने विचारों को एक एक करके व्यवस्थित किया। लंबे समय के बाद उसकी अभिव्यक्ति खुशी में बदल गई, क्योंकि उसने एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा पानी अंदर नहीं लाया जा सकता था, लेकिन उसके शरीर में प्रवेश करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा गायब नहीं हुई थी। यह था कि आप आध्यात्मिक ऊर्जा वाली वस्तुओं को वहां नहीं ला सकते थे, लेकिन अगर वह ध्यान से सोचता तो उसे कोई रास्ता मिल सकता था। 50 घंटे बीत जाने के बाद वह जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और पहाड़ की खोज की, जब तक कि उसे कुछ जंगली लौकी नहीं मिली और वह उन्हें घर ले गया। उनका मानना था कि पहले की 3 लौकी को स्वप्न स्थान में नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि वे इतने लंबे समय तक आध्यात्मिक ऊर्जा वाले पानी में भीगी हुई थीं कि आध्यात्मिक ऊर्जा लौकी के साथ मिल गई थी। अब वह ताजी तोड़ी गई लौकी को आध्यात्मिक ऊर्जा वाले पानी से भर रहा था। वह उन्हें स्वप्न स्थान में लाने के लिए मोती को धोखा देने में सक्षम हो सकता है। 5 घंटे बाद सिद्धार्थ अपने कंधे पर 4 लौकी लेकर स्वप्न स्थान में प्रवेश किया। स्वप्न में प्रवेश करने के बाद
सिद्धार्थ यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि सभी लौकी अभी भी उसके पास थीं। उसने उन्हें खोला और देखा कि पानी अभी भी अंदर था। उसने पानी पिया और पाया कि वे अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए थे। बिना कुछ कहे सिद्धार्थ ने कुछ घूंट पिया और साधना शुरू कर दी। हर बार जब उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती तो वह और अधिक झरने का पानी पीता। जल्द ही आध्यात्मिक ऊर्जा के टुकड़े उसके शरीर में इकट्ठा होने लगे, जिससे उसका शरीर ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत की ओर बढ़ गया। आसपास के क्षेत्र में रोशनी फिर से चुपचाप उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। सिद्धार्थ की प्रतिभा के साथ रहस्यमय मोती और आध्यात्मिक ऊर्जा पानी के बिना ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत को प्राप्त करने में उसे कई साल लग जाते। समीकरण में ऊर्जा बिखराव घास को जोड़ने पर उसे सफल होने में 30 से 50 साल लग जाते। 1 महीने तक हर दिन एल्डरसन विनोद की दवा लेने से प्रक्रिया में तेजी आई। सिद्धार्थ ने अनजाने में ऊर्जा स्कैटर तकनीक का भी इस्तेमाल किया, जिससे ऊर्जा स्कैटरिंग घास से छुटकारा मिल गया। लेकिन फिर भी उसे 10 साल लग जाते। लेकिन अब सिद्धार्थ में आध्यात्मिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। उसके पास यह पत्थर का मोती था, जिससे वह 10 गुना ज्यादा ट्रेनिंग ले सकता था। ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत अब नजर आ रही थी। अमरधारा संप्रदाय में रहते हुए समय बीत गया था। सिद्धार्थ पिछले 2 महीनों से स्वप्न स्थान में साधना कर रहा था। उसने पत्थर के मोती की क्षमताओं का गहन अध्ययन किया था। स्वप्न स्थान में दिन में 3 बार प्रवेश किया जा सकता था, प्रत्येक बार लगभग 50 घंटे, जो लगभग 6 दिन होते थे। सचिक दुनिया में 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसने पूरे 1 साल तक साधना की थी। सिद्धार्थ को पहले यह महसूस नहीं हुआ था, लेकिन साधना एक बहुत ही उबाऊ और शुष्क प्रक्रिया थी। आध्यात्मिक ऊर्जा झरने के पानी की मदद से उसे सब कुछ खाने की जरूरत नहीं थी। वह हर दिन केवल साधना करता था। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करते ही उसने एक लंबी 3 छोटी सांस लेने की तकनीक दोहराई। अगर उसके माता पिता की आशा भरी निगाहें उसके मन में नहीं आती तो उसे लगता था कि वह इस थकाऊ साधना को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, खासकर जब वह सोचता था कि देवेश 3 महीनों में ऊर्जा संक्षेपण की पहली परत तक कैसे पहुंच पाया। सिद्धार्थ हमेशा अपने दिल में असंतोष महसूस करता था। वह लगभग कभी अपना घर नहीं छोड़ता था। वह अपनी साधना के प्रति पूरी तरह समर्पित था। सिद्धार्थ अमरधारा संप्रदाय का मजाक था। हालांकि ऐसे बहुत से लोग थे जो उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन बहुत कम लोग ही उस पर ध्यान देते थे। एल्डरसन विनोद सिद्धार्थ के बारे में लगभग भूल ही गया था। जब भी वह सिद्धार्थ के बारे में सोचता तो वह क्रोधित हो जाता और अपने मन से उन विचारों को छानने की पूरी कोशिश करता। इन सभी कारकों और सोने से पहले सिद्धार्थ द्वारा अपने कपड़ों में अपना कीमती पत्थर का मोती छिपाने के कारण ये पिछले 2 महीने शांतिपूर्वक बीत गए, बिना किसी को उसके पत्थर के मोती के बारे में पता चले। उन 2 महीनों में सिद्धार्थ ने जितनी बार झरने का पानी पिया उसकी गिनती नहीं की जा सकती। मूल रूप से जब भी उसे लगता कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है तो वह कुछ बड़े घूंट पी लेता। अगर एल्डरसन विनोद को इस बारे में पता चलता तो उसका दिल दर्द से भर जाता। वह शायद इस शिष्य को एक थप्पड़ से मार देता। विजयगढ़ देश के पूरे साधना समुदाय में सिद्धार्थ की तरह और कौन साधना कर सकता है जो हर दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा झरने का पानी पीता हो। मुख्य भूमि में केवल कुछ पुराने राक्षस संप्रदायों को ही संभवतः समान विशेषाधिकार प्राप्त हो सकते हैं। उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रचुरता वाले पहाड़ पर कब्जा करना होगा, ताकि वैसी ही परिणाम प्राप्त हो सकें जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा पानी ने सिद्धार्थ को दी थी। आध्यात्मिक ऊर्जा सभी साधकों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। हालांकि विजयगढ़ देश में आध्यात्मिक ऊर्जा की अधिकता नहीं थी, लेकिन यह उन कुछ संप्रदायों के लिए पर्याप्त थी जो अस्तित्व में थे। अगर दूसरे साधकों को पता चले कि सिद्धार्थ आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कैसे कर रहा है तो उनके दिलों में बहुत दर्द होगा। अगर सिद्धार्थ की आध्यात्मिक ऊर्जा झरने के पानी का इस्तेमाल अमर गोलियां बनाने के लिए किया जाता तो इससे सफलता की दर बढ़ जाती। हालांकि अमर गोलियां बनाना सिर्फ सामग्री पर निर्भर करता है,
लेकिन थोड़ी सी अतिरिक्त आध्यात्मिक ऊर्जा चमत्कार कर सकती है। मोती में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा के अनंत भंडार की मदद से सिद्धार्थ के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। आज जब सिद्धार्थ स्वप्न स्थान में साधना कर रहा था तो वह स्पष्ट रूप से अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसकी सांस के साथ उसकी नाक से 2 लंबे सफेद ड्रैगन निकले। उसके शरीर में चींटियों के रेंगने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे पानी उसके शरीर के हर हिस्से को धो रहा हो। उसके रोम छिद्रों से बहुत बदबूदार काला तरल पदार्थ निकल रहा था। जल्द ही काले तरल पदार्थ ने उसके कपड़ों को भिगो दिया। सिद्धार्थ को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह वर्तमान में एक अद्भुत स्थिति में था, जैसे कि वह अपने अंदर झरने के पानी को बहते हुए देख सकता था, जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर को बदल रही थी। अज्ञात समय के बाद सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो पहले कभी नहीं थी। उसका मन साफ था और उसका दिल बिना किसी लहर के पानी की तरह शांत था। उसका बचपन उसके दिमाग में बह गया। जब वह बोलना सीख रहा था तो उसके पिता की प्यार भरी नजर, जब वह पूरी रात पढ़ाई कर रहा था तो उसकी मां के समर्थन भरे शब्द, जब वह अमरधारा संप्रदाय में प्रवेश करता था तो उसके माता पिता की उम्मीद भरी नजरें, उसके रिश्तेदारों के उपहास भरे चेहरे और गांव वालों की प्रशंसा भरी नजरें। उसने ये सब चीजें शांति से देखीं, जैसे कि वह कोई अजनबी हो। बहुत बाद में उसने एक गहरी सांस ली। उसका दिल कड़वा महसूस कर रहा था। जब उसने ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत में कदम रखा तो उसे समझ का एक संकेत मिला। ऊर्जा कंडेंसेशन के 3 चरणों के अनुसार ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत एक द्वार की तरह थी। एक बार द्वार खोलने के बाद वे साधकों की श्रेणी में प्रवेश कर सकते थे और सांसारिक मामलों को त्यागते हुए खुद को दुनिया से अलग कर सकते थे। ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत में प्रवेश करने पर सभी को इसका अनुभव होगा। वह नहीं जानता था कि दूसरे इसे कैसे संभालते हैं, लेकिन वह अपने माता पिता के प्यार को छोड़कर सभी सांसारिक मामलों से अलग हो सकता था। एक आह भरते हुए सिद्धार्थ ने अपनी कमीज झाड़कर खड़ा हो गया। चमकती आंखों से उसने चारों ओर देखा और पहले से ही महसूस कर सकता था कि सपनों की जगह में कुछ बदलाव था। पहले की तरह वह नहीं बता सकता था कि उसके चारों ओर चमकती रोशनी में कुछ अजीब था या नहीं, लेकिन अब वह उनके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। भले ही वह पहले की तुलना में सटीक हलचल नहीं देख पा रहा था, वह एक अंधे व्यक्ति की तरह था जो देखने में सक्षम हो गया था। देखते समय फिर से फटे होने का एहसास हुआ। हालांकि अभी भी दर्द था, यह बहुत कम था और अब ठंडा पसीना नहीं निकलेगा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। वह अपने बिस्तर पर बैठा, कुछ देर सोचता रहा और तुरंत लौकी खोली। जब उसने अंदर देखा तो वह अब झरने के पानी में भरी आध्यात्मिक ऊर्जा को देख सकता था। उसने मुस्कुराहट बिखेरी। ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत तक पहुंचने के बाद वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली। सिद्धार्थ ने अचानक पाया कि उसका शरीर चिपचिपा था और हंस पड़ा। ऊर्जा कंडेंसेशन के 3 चरणों में यह उल्लेख किया गया था कि ऊर्जा कंडेंसेशन की पहली परत तक पहुंचने के बाद शरीर में मौजूद गंदगी बाहर निकल जाएगी। यह शरीर के परिवर्तन के लिए एक आवश्यक चरण था। सिद्धार्थ ने अपना दरवाजा खोला। अब बाहर दोपहर हो चुकी थी। जैसे ही वह पूर्वी द्वार से बाहर निकला और नीचे की ओर एक स्थान पर पहुंचा, उसके कदम तेज थे। उसने अपने कपड़े उतारे और अपने शरीर को धोने के लिए नदी में कूद गया। काली गंदगी बहुत चिकनी थी और उसे साफ करने में बहुत समय लगा। धोने के बाद वह एक चट्टान पर लेट गया। उसे ऊर्जा कंडेंसेशन के 3 चरणों में एक तकनीक याद आ गई। इसने आकर्षक बल तकनीक नामक एक अमर तकनीक की शुरुआत की। इसे सबसे बुनियादी अमर तकनीकों में से एक माना जाता था और इसका उपयोग तब तक किया जा सकता था जब तक कोई ऊर्जा संक्षेपण की पहली परत तक पहुंच गया हो। अमरधारा संप्रदाय ने 500 साल पहले विजयगढ़ देश को एकीकृत किया। हालांकि यह कमजोर हो गया था, फिर भी इसमें कई अमर तकनीकें थीं। प्रत्येक शिष्य को कई तकनीकों में से एक चुनने के लिए शास्त्र पुस्तकालय में भेजा जाता था, लेकिन अधिकांश बुजुर्गों ने तलवार साधना तकनीक की सिफारिश की।
तलवार साधना तकनीक पूरी साधना को तलवार पर केंद्रित करना था। हालांकि भविष्य में साधना कठिन होगी, लेकिन यह शुरू में बहुत शक्तिशाली थी और इसे नियंत्रित करना आसान था। आकर्षक बल तकनीक उड़ती हुई तलवारों को नियंत्रित करने का आधार थी। आकर्षक बल तकनीक के अलावा ऊर्जा संक्षेपण के 3 चरण में 2 और तकनीकें दर्ज की गईं। वे फायरबॉल और अर्थ स्प्लिटिंग तकनीक थीं। तीनों तकनीकों के बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ उत्साहित हो गया। फायरबॉल तकनीक का उत्पादन करने के प्रयास में उसने अपने हाथ से सील बनाई। हालांकि आग के बारे में भूल जाओ, एक चिंगारी भी दिखाई नहीं दी। लंबे समय के बाद उसने भौहें सिकोड़ी और फिर से कोशिश की। बार बार वह अंततः असफलता से मिला। वह केवल एक बार चिंगारी पैदा करने में कामयाब रहा। सिद्धार्थ फूट फूट कर हंसा। प्रतिभा, यह हमेशा प्रतिभा होती है। फिर उसने पास की एक चट्टान पर पृथ्वी विभाजन तकनीक का अभ्यास किया। हालांकि परिणाम फायरबॉल तकनीक का प्रयास करते समय प्राप्त किए गए परिणामों से बेहतर थे, लेकिन दरार केवल उसकी छोटी उंगली के आकार की थी। इस तरह की तकनीक नश्वर लोगों को चकमा देने के लिए अच्छी थी, लेकिन असली लड़ाई में वे बेकार थीं। अंत में उसने आकर्षण बल तकनीक का अभ्यास किया। वह अभी भी परिणाम से संतुष्ट नहीं था, लेकिन यह देखते हुए कि आकर्षण बल तकनीक की सफलता दर सबसे अधिक थी, सिद्धार्थ ने अपना सारा प्रयास आकर्षण बल का अभ्यास करने में लगा दिया। इसे सरल शब्दों में कहें तो आकर्षण बल सच में दूर से वस्तुओं को नियंत्रित करना था। यदि कोई व्यक्ति आकर्षण शक्ति को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है और ऊर्जा संक्षेपण की दूसरी परत तक पहुंच गया है, तो वे प्रतिकर्षण तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। तीसरी परत को तोड़ने और चौथी परत में जाने के बाद वे उड़ने वाली तलवार का चयन करने के लिए तलवार आत्मा घर जा सकते हैं। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद सिद्धार्थ ने अंधेरा होने से पहले घर की ओर चलना शुरू कर दिया। अब जब वह ऊर्जा संक्षेपण की पहली परत तक पहुंच गया था, तो उसकी दृष्टि और सुनने की क्षमता में काफी सुधार हुआ था। पूर्वी द्वार से प्रवेश करने के बाद उसने कुछ परिचित आवाजें सुनी जब वह काम के घर से गुजरा। भाई चंदन, जब आपने पहली बार मेरे लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने की व्यवस्था की थी, तो आपने कहा था कि कार्य पूरा करने के लिए 100 किलो पर्याप्त थे। अब यह 1000 किलो क्यों है? मैं ललित नया नहीं हूं, और इन पिछले कुछ वर्षों में मैंने आपको खुश करने के लिए बहुत कुछ किया है। क्या आप सच में मुझे संप्रदाय से बाहर निकालना चाहते हैं? ललित, ये मत कहो कि मैं तुम्हारे लिए यह मुश्किल बना रहा हूं। साल का अंत होने वाला है और यहां तुम्हारे भाई का भी समय अच्छा नहीं बीता है, लेकिन तुम काम करने के बजाय मुझे दुख भरी कहानी सुनाने आए हो। जब मैंने तुम्हारे द्वारा इकट्ठी की गई जलाऊ लकड़ी को गोली घर में लाया तो मुझे डांटा गया। मैंने उन्हें वापस ले जाकर जांच की। तुम कमीने, तुम वाकई होशियार हो। 100 किलो लकड़ी में कम से कम 30 किलो पानी था। ललित गुस्से में था। उसने ऊंची आवाज में कहा, संभव नहीं है, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने विजयगर फुगुई को तुम्हें एक अमर ताबीज देते हुए देखा था ताकि तुम उसके लिए एक आसान काम चुन सको? क्या बड़ी बात है? मानद शिष्यों में कौन नहीं जानता कि तुम कैसे काम करते हो। जहां तक मुझे अमरधारा संप्रदाय से बाहर निकालने की कोशिश करने की बात है, तो तुमने वाकई बहुत गड़बड़ कर दी है कमीने। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मैं बड़ों को बताने जा रहा हूं। ललित, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो तुम सिर्फ खुद को दोषी ठहरा सकते हो कि तुमने कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। ललित, यहीं रहो। अगर बड़ों को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ मर सकता है। शिष्य चंदन की ठंडी आवाज कमरे से बाहर आई और ललित ने चीख मारी। यह सुनकर सिद्धार्थ हैरान रह गया और उसने दरवाजा लात मारकर खोला। सिद्धार्थ ने सबसे पहले चंदन नाम के युवक का भयानक चेहरा देखा। वह ललित की ओर खंजर तानने वाला था, जिसके चेहरे पर डर का भाव था और जिसका शरीर दीवार से सटा हुआ था। सिद्धार्थ ने देखा कि उसके पास ललित की मदद करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उसने जल्दी से आकर्षण बल तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से इस बार यह सफल रहा। एक अदृश्य हाथ ने हमलावर को पकड़ रखा था। हालांकि खंजर ने पहले ही ललित की छाती को काट दिया था।
घाव से खून बह रहा था। चंदन नाम का युवक बेहद डरा हुआ था। उसका पूरा शरीर शक्तिहीन महसूस कर रहा था, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को पकड़ रखा था, जिससे खंजर को और नीचे धकेला नहीं जा सका। ललित का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके माथे पर पसीना भर आया था। उसने सिद्धार्थ की ओर देखा और जल्दी से एक तरफ खिसक गया। चंदन नाम का युवक चौंक गया और तुरंत संघर्ष करने लगा। सिद्धार्थ के माथे पर बहुत ज्यादा पसीना आने लगा, मानो वह नियंत्रण खोने लगा हो। यह पहली बार था जब सिद्धार्थ ने किसी व्यक्ति पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। जाहिर है वह इसे अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह व्यक्ति संघर्ष कर रहा था, इसलिए उसे नियंत्रण बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। सिद्धार्थ का शरीर कांप उठा। यह देखकर कि ललित अब खतरे में नहीं था, वह थोड़ा शांत हुआ और आकर्षण बल तकनीक भी ढीली पड़ गई। यह देखकर कि चंदन संघर्ष करके आजाद होने वाला था, ललित ने एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने सिद्धार्थ को देखा, फिर भाई चंदन को। उसका भाव निर्दयी हो गया। उसने लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी उठाई और भाई चंदन की ओर चल दिया। भाई चंदन का चेहरा डर से भर गया और उसने और ज्यादा संघर्ष किया। ललित ने अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा, बिना जहर के कोई आदमी नहीं। भाई चंदन, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तुम मेरे पूरे परिवार को मारना चाहते थे। ललित, तुम क्या करने जा रहे हो? सिद्धार्थ हैरान था और आकर्षण बल तकनीक ने अपना असर खो दिया। जिस क्षण चंदन नामक युवक ने अपने शरीर पर नियंत्रण पाया, ललित ने भाई चंदन के सिर पर कुल्हाड़ी पटक दी। भाई चंदन को चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में कुछ देर के लिए तरबूज टूटने जैसी आवाज गूंजी। भाई चंदन का शरीर हिलने से पहले जमीन पर ऐंठ गया। ललित के हाथ में कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। उसने खून से लथपथ लाश को जटिल भाव से देखा। सिद्धार्थ दंग रह गया। उसने पहली बार ऐसा खूनी दृश्य देखा था। लंबे समय के बाद उसने कड़वाहट से पूछना शुरू किया, ललित, तुम? ललित ने सिद्धार्थ की ओर देखा। उसका चेहरा विकृत लग रहा था, एक गंभीर भाव प्रकट कर रहा था। उसने शब्दशः कहा, सिद्धार्थ, तुमने भी देखा, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। अगर तुम नहीं होते तो मैं उसके द्वारा मारा जाता। उसने मुझे वह सब करने के लिए मजबूर किया। उसने मुझे मजबूर किया। सिद्धार्थ चुप रहा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ ऐसा होगा। ललित ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव दिखाई दिए। वह लाश के पास गया और थोड़ी देर तक उसे खोजा। उसने एक थैला निकाला जिसमें सैकड़ों ताबीज थे, जो मानद शिष्य अपने परिवारों से मिलने के लिए इस्तेमाल करते थे। उनके अलावा एक धागे से बंधी पुस्तिका थी। ललित ने पुस्तक को देखा और उसे अपने कपड़ों में रख लिया। उसके बाद उसने कमरे की तलाशी ली। आखिरकार उसे बिस्तर के नीचे एक गुप्त डिब्बा मिला। उसके अंदर पीले कागज का एक टुकड़ा था। थोड़ा विचार करते हुए वह सिद्धार्थ की ओर मुड़ा और बोला, सिद्धार्थ, आज तुमने मुझे बचा लिया। मैं, ललित, इसे हमेशा याद रखूंगा। अमरधारा संप्रदाय के लिए मैं अब और नहीं रह पाऊंगा। जब संप्रदाय को शिष्य चंदन का शरीर मिलेगा तो वे जांच करेंगे और अंत में मुझे ढूंढ लेंगे। मैं ये चीजें लेने जा रहा हूं। जहां तक इस आपदा पैदा करने वाले अमर ताबीज की बात है, ये जरूर कोई खजाना होगा, वरना चंदन नाम का यह युवक मुझे मारने की कोशिश नहीं करता। यह कहते हुए उसने पीला कागज सिद्धार्थ को थमा दिया। सिद्धार्थ ने इसे नहीं लिया। उसने एक आह भरी और कड़वाहट से मुस्कुराया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुमने उसे नहीं मारा होता। ललित ने भौहें सिकोड़ी। उसने कहा, सिद्धार्थ, इस बारे में अब और बात मत करो। मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सहा है। अगर तुम अब भी मुझे अपना दोस्त मानते हो तो यह अमर ताबीज ले लो। सिद्धार्थ ने कड़वाहट से ताबीज ले लिया। उसने और कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ, मैं जा रहा हूं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर संप्रदाय जांच करेगा तो वे सिर्फ मुझे ही पाएंगे। तब तक मैं अमरधारा संप्रदाय छोड़ चुका होऊंगा। हम विजयगढ़ का देश बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि मैं जीवन भर मानद शिष्य रहूंगा। ललित की अभिव्यक्ति जटिल थी। काफी देर बाद वह धीरे से मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया।
दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।